हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ लेते हैं हिंदी में गद्य, और गद्य में हम पढ़ रहे थे पाठ 11 बाल गोविंद भगत, जिसको लिखा था रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। और हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जाना, और इसके अलावा हमने बाल गोविंद भगत जो हमारे चैप्टर है हमारा, उनके बारे में हमने जाना कि बाल गोविंद भगत कैसे दिखते थे, कैसे उनके व्यवहार, कैसा उनका व्यवहार था, कैसे उनके विचार थे, किस तरह से वो साधु कहलाते थे, गृहस्थ होते हुए भी वो साधु कहलाते थे, क्यों कहलाते थे, इस बारे में हमने जाना था। बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के भक्त थे, और अपने खेत में उनके जो भी अनाज पैदा होता था वो कबीरदास जी के मठ में ले जाते थे, जो उनके घर से 3-4 कोस दूर था, वहाँ पर वो ले जाते थे। अपने जितना भी फसल उनकी हुआ करती थी, जब हुआ करती थी, उसको ले जाते और वहाँ से मठ के लोगों को देते वो, और वहाँ से उनको जो भी प्रसाद रूप में वापस मिलता उसको वो क्या करते थे, उसी से वो अपनी जीविका चलाते थे। उनका एक बेटा था, और उस बेटे की पत्नी यानी कि उनकी पुत्रवधू थी। तो लेखक लिखते हैं कि भाई मुझे सब कुछ तो उनके बारे में अच्छा ही लगता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था उनका गाना, उनका स्वर जो था मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उनके जो मधुर गान था, जो स्वर था उनका, सर्वदा ही सुनने को मिलता था, सदा सर्वदा सुनने को मिलता था। अर्थात जो बाल गोविंद भगत थे हमेशा गाया करते थे, हमेशा कभी भी वो गाने के लिए शुरू हो जाया करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे, कबीर के सीधे साधे पद गाया करते थे वो, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा है कबीर की, और बस ऐसा लगता था, इतनी अच्छी तरह से वो गाते थे, उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि ऐसा लगता था जीवित हो गए। कबीर के जो शब्द हैं, वो पद हैं, वो जीवित हो गए हों, सजीव हो उठे हों, ऐसा लगता था। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या है देखो, ये अभी रुक जाइए, देख लेते हैं आषाढ़, ठीक है। अब ये जो महीना है, ये जो महीना है ना, ये आषाढ़ का ही चल रहा है, ठीक है। इस महीने में क्या होता है, देखो क्या होता है, क्या बनाया मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्या है ये, बारिश हो रही है, आषाढ़ का महीना है। कौन सा महीना है, आषाढ़ का महीना, ठीक है, आषाढ़ का महीना है, और आषाढ़ का महीना है, और रिमझिम बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश मैंने बना दी। आपको ध्यान रखना ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ से भी मैंने कई बार देखा एग्ज़ाम में, ये वाला जो गद्य में पढ़ा रही हूँ, ये जो पैराग्राफ है, ये वैसा का वैसा एग्ज़ाम में आ जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के लेखक कौन है, किस पाठ के, जो हम ये गद्य दिया है इस पाठ के लेखक, या फिर ये जो पैराग्राफ है ये गद्य है, किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, इस तरह से, और किस शैली में लिखा गया है। मैंने आपको सब कुछ बताया था किस शैली में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेखक का नाम लिखना, ध्यान रखना है कि किसने लिखा, ये पाठ किसने लिखा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला जो पैराग्राफ मैं पढ़ा रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पर मार्क कर लीजिए, जो सिम्बल मैंने आपको बताए थे। तो आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है, सारे लोग, सारा पूरा गांव खेत में उतर पड़ा है। ये तब की बात है भैया, अभी की बात नहीं है। और गांव में अभी भी ऐसा होता है कि लोग केवल खेती पर डिपेंड रहते हैं, वही उनकी जीविका का साधन होता है, ठीक है। बारिश हो रही है, और क्या हो रहा है खेतों में, अब ये छोटा ही खेत में बना देती हूँ, ठीक है, देख लेते हैं। खेत है ये, और खेत क्या हो गए, यहाँ इन खेतों में समूचा गांव खेतों में उतर चुका है, यानी कि सारे गांव के लोग खेतों में हैं। क्यों है अभी पता चलेगा। देखो, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं कहीं पर क्या हो रहे हैं, हल चल रहे हैं। हल आपने देखे, नहीं देखे होंगे, बहुत से स्टूडेंट ने नहीं देखे होंगे, तो ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा हल का बता देती हूँ, ऐसे कैसे होता है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, अभी ये मैं एक्चुअल बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, मुझे नहीं ऐसा, ठीक है। ये हल जो होता है ना, इससे क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे ये चीज़ होती है, इससे ना खेतों की गुड़ाई होती है, यानी कि मिट्टी अलट पलट होती है, जो सख्त हो जाती है बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं, भुरभुरी बनाने के लिए जुताई करते। जिस तरह से अभी के लोग ट्रैक्टर से करते हैं ना, उसमें हैरो लगी होती है, वो कल्टीवेटर वगैरह, तो उससे करते। तो इसी तरह से ये क्या हो रहे थे, खेतों में रोपनी, हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी, कोई अपने खेत में हल चला रहा है, कोई ग्रामीण, और कोई अपने खेत में रोपनी कर रहा है। रोपनी क्या होती है आपने देखे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, पर मैंने फिर भी कोशिश की आपको बताने की, और मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूँगी, ठीक है। अब क्या है रोपनी, अब देखो धान के छोटे छोटे पौधे, ठीक है, धान कैसे लगाए जाते हैं, यानी
की रोपनी हो रही है मतलब कि धान लग रहे हैं। क्या हो रहा है? धान लग रहे हैं। धान के छोटे छोटे पौधे पहले एक जगह क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं। उसके बाद अब ये छोटे छोटे पौधे हैं, रोपनी की करते हैं। इसको क्या करते हैं? पहले किसी अलग जगह धान कैसे लगते हैं बताइए? कई तरह से धान लगते हैं। यहाँ पर जो जिन धान लगने की बात हो रही है वो कैसे हो रहे हैं स्टूडेंट, कि धान के छोटे छोटे पौधे पहले कहीं पर उगाए जाते हैं, किसी अलग से खेत में, थोड़ी खेत में घने करके उगा दिए जाते हैं। फिर वहाँ से उनको निकाला जाता है, यानी कि उखेड़ा जाता है। उखेड़ने के बाद खेतों में हल चलाकर और पानी भरकर बिल्कुल पानी से लबालब भर दिया जाता है। आप देखेंगे कि आप जब कहीं निकल कर जाते हैं ना, तो खेतों में जहाँ पानी भरा मिलेगा और छोटे छोटे ग्रीन कलर के पौधे मिलेंगे, वो धान की रोपनी है। अभी भी इस समय पर आप अगर बाहर कहीं जाएंगे ना, तो आपको धान लगाते हुए लोग मिल जाएंगे। यस, तो आषाढ़ के महीने में धान लगते हैं, रिमझिम बारिश होती है। अब ये बारिश का महीना आ रहा है ना जुलाई में, तो आप समझ रहे जुलाई ये आषाढ़ का महीना है। तो आपको ध्यान रखना है आषाढ़ के महीने में ही, इसमें 1-2 महीने की बात और आएगी, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। धान की रोपनी कब होती है? आषाढ़ के महीने में, ठीक है। अब आषाढ़ का महीना रिमझिम बारिश हो रही है, पूरा गांव खेत में उतर चुका है, कहीं हल चल रहे हैं और कहीं रोपनी हो रही है। तो ये जो धान के पौधे हैं इनको उठा लेते हैं लोग और हाथ में ले लेते हैं, और फिर उस पानी से भरे खेत में अपने फिंगर के सहारे से, उसकी सहायता से क्या करते हैं? उसको रोप देते हैं पानी में। तो फिर वो धान के पौधे बन जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े होते रहते हैं, उनको पानी लगाते रहते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? रोपनी हो रही है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चों को तो वैसे ही आ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा होता है, उनको दिक्कत होती है। तो धान कब लग रहे हैं? आषाढ़ के महीने में, ठीक है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद रहे हैं। अब बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब धान के खेतों में क्या हो जाता है? पानी भर जाती है। इस तरह से खेत बनाए जाते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उनमें पानी भर दिया जाता है, कीचड़ हो जाती है। तो बच्चे क्या करें? धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी। अब देखो पूरा सीन इमेजिन कीजिए आप, कि धान का खेत है, सारे लोग हैं वहाँ पे गांव के, कोई हल चला रहा है। आप इमेजिन कर लीजिए आप उस सीन को, ठीक है। अब उसका ऐसे इस तरह से हम अगर पूरा बताने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप इमेजिन कर सकते हैं। कहीं हल चल रहा है, कहीं धान की रोपनी हो रही है, ठीक है। लबालब पानी से भरे खेत हैं और बच्चे उस पानी में ना, उस कीचड़ में, खेत में क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा। और औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। कलेवा, मेंढ क्या होती है? देखो मेंढ क्या होती है? जो खेतों की जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर खेतों का, तो वहाँ पर बैठ जाती हैं औरतें। कलेवा यानी कि जो नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट, तो उसको लेकर सुबह ही मॉर्निंग में ही आ गए, अर्ली मॉर्निंग आ गए होंगे। जितने भी जेंट्स हैं वो खेतों में आ गए होंगे। लेडीज़ घर रही तो भाई उनको भूख तो लगेगी, मेहनत का काम कर रहे हैं, तो वो अपना ब्रेकफास्ट बना के जो भी उनको बनाना है वो लेकर जाकर यहाँ पर मेड़ पर बैठी हैं औरतें। और क्या कर रही हैं? इंतज़ार कर रही हैं कि भाई जैसे ये खेत से, अब पानी में तो खाएंगे नहीं, खेत में कीचड़ में बाहर आकर ही खाएंगे ना, तो इसलिए वो खाना पानी जो भी है उनके पास, चाय, उसको लेकर मेड़ पर बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं अपने पतियों का कि भाई बाहर आएंगे, या पति हैं या पुरुष हैं, जो भी उनके घर के पिता भाई जो भी हैं, तो बैठी हैं। और आसमान बादल से घिरा है। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि आसमान क्या है? बादल से घिरा हुआ है, बिल्कुल घने बादल है। कितना अच्छा सीन रहा होगा। धूप का नाम नहीं है, धूप तो बिल्कुल है ही नहीं, तो और भी कितना अच्छा मौसम हो जाता है उस समय जब धूप नहीं होती है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई यानी कि पूर्व दिशा से हवा चल रही है। आपने देखा होगा अलग अलग दिशाओं से हवा चलती होती है। तो घर में आपने सुना होगा, अपने बड़े लोगों को घर में कहते हुए सुना होगा, जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि भाई आज तो पूर्वा हवा चल रही है, पुरवाई चल रही है, ठीक है। अभी जब थोड़े लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो क्या कहते हैं? पूर्वा हवा, है ना। तो वैसे ग्रामीण भाषा में या वैसे आमतौर पे लोग क्या कहते थे? आज तो पुरवाई चल रही है, आज तो पछादिया चल रहा है। तो इस तरह से कह देते ना। पछादिया का मतलब पछुआ हवा, यानी कि जो पश्चिम दिशा से आ रही है। पुरवाई मतलब जो पूर्व दिशा से चल रही है। अभी आप जब खड़े होंगे ना, जब कभी छत पर जा सकते हैं, आप छत पर जाकर फील कर सकते हैं कि हवा किस दिशा से आ रही है। इस दिशा से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, या पूर्व दिशा से आ रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब पूर्व दिशा से हवा चलती है तो बारिश होती है, ठीक है। मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, जब लोगों को पहचान होती है। जो पहले के लोग थे ना, उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, भाई आज बारिश होगी, पूर्वानुमान नहीं हुआ करते थे। तो क्या करते थे लोग? भाई देखते थे, हवा को फील करते थे, मौसम को फील करते थे। और इवन इतना भी होता था कि सूरज को देख के वो टाइम बता देते थे, जिस इस जगह पे सूरज है 2 बजे होंगे, 12 बजे होंगे। तो इस तरह के लोग पहले के बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे।
क्योंकि उनके पास साधन नहीं तो क्या था, दिमाग चलता था। अभी हम लोग के पास साधन है, गैजेट हैं, तो हम अपना दिमाग कम यूज़ करते हैं। तो आप समझ रहे हैं। तो भाई पूर्वाई चल रही थी, ठंडी ठंडी पूर्वाई, और हवा जब पूर्व दिशा से चलेगी तो ठंडी चलेगी, आप देखना कभी भी, ठीक है। और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। आप पहले सीन इमेजिन कीजिए, धान की रुपाई हो रही है, कहीं पर कहीं हल चल रहे हैं, पानी से भरे हुए खेत हैं, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, महिलाएं मेड़ पर बैठी हैं नाश्ता लेकर, ठीक है। और क्या हो रहा है, आसमान बादल से घिरा हुआ है, ठंडी पुरवाई चल रही है और कहीं भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। ऐसे में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती। ऐसे में आपको एक स्वर सुनाई देता है गाने का, स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, एकदम से बहुत अच्छा सा सुरीला सा आपको स्वर सुनाई देता है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। अब क्या कहते हैं, लिखा लेखक ने यहाँ पर कि किसने, कौन गा रहा भैया इतनी सुरीली आवाज़ में, ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एकमात्र था जो बंदा, उसको सभी जानते थे। कौन था, देखो, बाल गोविंद भगत। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े। अब इमेजिन कर लीजिए, किसको इमेजिन कर लीजिए, बाल गोविंद भगत को इमेजिन कर लीजिए भाई, ठीक है। बाल गोविंद भगत हैं और समूचा शरीर उनका किस में हो रहा है, कीचड़ में धंसा हुआ है। इनको बनियान पहना हुआ दिखा देते हैं, फटी फटी बनियान, ठीक है। तो कीचड़ में इनका समूचा शरीर लिथड़ा हुआ है, ठीक है। पूरे शरीर पर इनकी कीचड़ लग गई। जब धान लगा रहे हैं तो भैया कैसे बचेंगे ना, कीचड़ से बच जाएंगे क्या, नहीं बच पाएंगे। तो समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़ा अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। सारा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ और अपने खेत में ये रोपनी कर रहे हैं। धान के पौधों को ना यहाँ लगा रहे हैं, देखो, ठीक है, यहाँ लगा रहे हैं धान के पौधों को, आप देख सकते हैं। इस तरह से दूर दूर इनको लगा दिया जाता है, ठीक है। ये तो धान की रोपनी कर रहे हैं बाल गोविंद भगत, और उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। उनकी उंगली इस फिंगर से ऐसे करके धान लगाते हैं, इस वाले ये थंब से, तो उनकी उंगली क्या हो रही है, एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। मैंने आपको बताया लाइन टू लाइन लगाते हैं, ऐसे करके लगा के गए, पंक्ति जैसे लाइन होती है ना, लाइन से लगा देते हैं, तो खेत में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी लाइन टफ है, आपको बस अपनी लैंग्वेज में समझनी है। तो लेकिन अब यहाँ पे उनकी गायन की तारीफ की गई है कि बाल गोविंद भगत का शरीर पूरा कीचड़ में लिथड़ा हुआ है और वो उनकी उंगली जो है धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध क्या कर रही है, खेत में रोप रही है, और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, अर्थात उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि बहुत ही मधुर स्वर में वो गा रहे थे। उनका एक एक स्वर था, ऐसे लग रहा था कि जीने पे चढ़ते हैं, हम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ना, तो सीढ़ियों पे चढ़कर, जीना क्या होता है, सीढ़ियों पर चढ़कर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उसी तरह से उनका एक एक शब्द ऐसे लग रहा था कि स्वर की संगीत के जीने पर चढ़कर स्वर्ग में जा रहे होंगे। उनके स्वर सारे जितना वो गा रहे थे, उनके जो शब्द थे वो सारे संगीत के जीने पर चढ़कर कहाँ जा रहे, स्वर्ग में जा रहे। अर्थात वो बहुत अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा गाते थे वो कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, बिल्कुल उनको स्वर्ग वाला आनंद मिलता था, ठीक है। तो ऐसे लग रहा था कि स्वर संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। ऐसा लग रहा था, इतना सुंदर वो गा रहे थे और इस तरह से मधुर स्वर में वो गा रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके कुछ स्वर सीधे स्वर्ग जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर जमीन पर जो लोग हैं उनको उनके कानों तक पहुँच रहे थे। यानी कि प्रकृति भी मग्न हो गई थी, ऐसा लगता था लोगों को, वो इतने मग्न हो जाते थे। बाल गोविंद भगत जब गाते थे, उनका गाना सुनकर, उनके स्वर सुनकर ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति भी मस्त हो गई हो, मग्न हो गई हो, आनंदित हो रही हो, और जो मनुष्य थे उनकी तो बस पूछिए मत। तो ठीक है, इसका ये मतलब है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। अब जब वो गाते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते क्या होते हैं, झूमने लगते हैं। जैसे कोई संगीत बजता है तो आपके अंदर एक अलग सी उमंग उठने लगती है, उसी तरह से जैसे बाल गोविंद भगत गाना शुरू करते हैं और बच्चे बस खेलते हुए भी झूमने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने लगते हैं। जो मेड़ पर जो औरतें खड़ी थी या फिर बैठी थी नाश्ता लेकर, उनके होंठ भी कांपने लगते हैं, अर्थात
वो भी उनके साथ साथ गाने लगती हैं। किसके साथ साथ? बाल गोविंद भगत के साथ साथ। ऐसा होता है ना, कोई अच्छा सा हमारे मन का सॉन्ग चले और बहुत सुंदर उसका म्यूजिक हो तो हम साथ साथ बुदबुदाने लगते हैं। बुदबुदाने नहीं, बुदबुदाना अलग होता है, गुनगुनाना अलग होता है, ठीक है, बुदबुदाना अलग होता है। तो गुनगुनाने लगते हैं ना हम साथ में। तो औरतों के भी होंठ क्या होते हैं? फड़फड़ाने लगते हैं, अर्थात कांपने लगते हैं, वो गाने लगते हैं, धीरे धीरे मन मन में वो उसको गुनगुनाने लगती हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। और जो हल जोत रहे थे, हल जोतने वालों को क्या कहते हैं स्टूडेंट? हलवाहा कहते हैं। तो हलवाहा जो थे, जो हल जोत रहे थे, वो जो ग्रामीण थे, उनके पैर कैसे उठने लगते हैं? ताल से उठने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे डांस कर रहे होंगे, नाचने लगे होंगे। तो इस तरह से एक अलग ही एनर्जी, एक अलग उमंग उनके शरीर में दौड़ जाती है। क्यों? बाल गोविंद भगत का गाना सुनकर। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। और जब बाल गोविंद भगत का गाना चल रहा है तो सारे लोग, अब जैसे आपने देखा हो ना, आसपास अजीब सा माहौल है और कोई संगीत ऐसे में बजने लगे और इतना अच्छा संगीत बजने लगे, इतना अच्छा म्यूजिक आपको सुनने को मिले, इतने अच्छे स्वर आपको सुनने को मिले, तो आप सब क्या हो जाएंगे? आनंदित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई चाहे वो हलवाहा हो, चाहे वो औरतें हो जो खेत की मेड़ पर बैठी हो, चाहे बच्चे हों, या फिर वो लोग हो जो धान की रोपनी कर रहे हैं, सब आनंदित हो गए। सब पर वो सब क्या हो गए? उनके गाना सुनकर सब उमंग में हो गए। एक तरह से कहना चाहिए कि उनके गाने का प्रभाव बाल गोविंद भगत के सब पर पड़ने लगा और सब अपनी एक नई दुनिया में पहुंच गए। नई दुनिया में पहुंचने का मतलब एक मन की जो आनंदित करने वाली दुनिया होती है उसमें, ठीक है। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं और जो रोपनी कर रहे थे वो भी मस्त हो गए, ठीक है। अब जब गाना सुन सुन के आप काम कर रहे हो तो आपको कैसा हो जाएगा? नॉर्मल वाली हरकत नहीं करेंगे आप, कुछ अलग ही होने लगेगा। यस, तो ऐसे ही उनका हुआ। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू? तो लेकर करें, अरे बाल गोविंद भगत का संगीत है, ये जादू है, इस तरह से गा रहे हैं। बताइए, कोई ना कोई म्यूजिक सिस्टम है उनके पास, ना कुछ, लेकिन केवल उनकी आवाज़ ऐसी थी कि लोगों पर जादू हो जाया करता था, सब मग्न हो जाते थे, सब मस्त हो जाते थे। यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आषाढ़ वसाढ़ का हम मिटा देते हैं, यहाँ पर से इरेज कर देते हैं इसको, और हम देखते हैं भादों की वह अधरतिया। अब इसको समझना है, यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ समझकर चलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जब एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो हमारे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने किसकी बात बताई थी? धान कब लग रहे थे? आषाढ़ में लग रहे थे। कब लग रहे थे? आषाढ़ में, ठीक है। आषाढ़ के महीने में धान लग रहे थे, तब बाल गोविंद भगत गा रहे थे। वहाँ पर भी गा रहे थे, अब यहाँ पर भी गाएंगे वो। अब कौन सा महीना है? भादों का महीना, ठीक है। भादों का महीना, इसको भाद्रव भी लिखा होता है। अगर हिंदी आप पंचांग देखेंगे, भाद्रव भी लिखा होता है, भादों का महीना भी लिखा होता है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अंधेरी रात होती है भादों के महीने में। आप देखेंगे ये जो महीना चला जाएगा हमारा आषाढ़ का महीना जो चल रहा है, इसमें जो अभी वाली पूर्णमासी आएगी, जुलाई में जो पूर्णमासी आएगी, आप अपने घर पे पूछ के देखना, ठीक है। और फिर मैं भी आपको बता दूंगी कभी बीच में। तो जो पूर्णमासी आएगी उसके बाद जो महीना लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद सावन, आषाढ़ के बाद सावन, फिर उसके बाद भादो लग जाएगा, ठीक है। भादों के महीने की बात हो रही है। इस तरह से आते सावन में तो आपको पता ही है क्या क्या करते हैं। फिर भादों का महीना लगेगा। अब भादों की वह अंधेरी अधरतिया, ठीक है। अंधेरी अधरतिया, अंधेरी रात, अधरतिया आधी रात, अंधेरी आधी रात। अधरतिया का क्या अर्थ होगा? फिर आप कमेंट करके पूछेंगे मैम आपने ये नहीं बताया था, मैं सारे शब्दों का अर्थ बताती हूँ स्टूडेंट, आपको ध्यान से बस सुनने की ज़रूरत है। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यानी कि अंधेरी अधरतिया, आधी रात, अंधेरी रात है और आधी रात है, ठीक है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। भादों की बात आ गई, देखो यहाँ पे सावन की बात नहीं आई, आषाढ़ से सीधे भादों की बात आई। तो आधी रात है, कौन सी रात है? आधी रात है, बिल्कुल। अधरतिया आधी रात, और कैसी रात है ये? अंधेरी रात है, ठीक है। अंधेरी रात है। कैसी रात है? अंधेरी रात है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश किसे कहते हैं? पहले जो धान कूटने का
धान पहले मशीनों से चावल नहीं निकलता था, जो खेत से धान आता था, बीज जो धान का होता है वो आता था, तो उसको जो लेडीज़ होती हैं घर की वो ओखली में कूटा करती थी। अब ओखली वगैरह बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, हालांकि मेरा मन करता है बताने का बट नहीं बता रही अभी। तो वो जो ओखली में जिस लकड़ी का जो बना हुआ होता था उससे कूट कूट कर जो धान से चावल बनाया जाता था, अलग किया जाता था, उसका छिकला अलग किया जाता था, चावल बनता था। तो वो जो लकड़ी हुआ करती थी उसको मूसल बोलते थे। क्या बोलते थे? मूसल। तो मूसलाधार बारिश खत्म हुई थी, यानी कि मूसलाधार बारिश का मतलब क्या हो गया? वो मूसल इतना मोटा होता था, कम से कम ऐसे हाथ में पकड़ लें, ठीक है, तो इतना मूसल होता था। तो मूसलाधार बारिश का ये अर्थ है कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि मोटी मोटी बूंदें पड़ी थी। क्या मतलब है? मोटी मोटी अर्थात मूसल जैसी बूंदें पड़ी थी, तो उसको कहते हैं मूसलाधार बारिश, ठीक है। कि अभी आपको अपना जो ज्ञान है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमारी जो देश में जितनी भी ये भाषा या कोई बोलियों के शब्द हैं ये सब ऐसे ही नहीं है, हमें इसका मतलब समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी अंधेरी रात है, भादों की अंधेरी रात है और आधी रात बीत चुकी है। अभी अभी बारिश होकर मूसलाधार बारिश हुई है, बहुत तेज़ भयंकर बारिश हुई है, अभी अभी समाप्त हुई है। ऐसा मौसम है, ऐसा माहौल है। आप इमेजिन कर लीजिए, रात की बात है, आधी रात की, और अभी अभी बारिश होकर चुकी है, बहुत मोटी बहुत भयंकर बारिश हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, है ना। उस समय पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे, बताइए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उस समय पर इतनी अंधेरी रात, भादों की आधी रात बीत गई, आधी रात में कौन जगता भैया, लेकिन बाल गोविंद भगत जाग रहे थे, उसमें भी वो गा रहे थे। क्या हुआ था देखो, लेकिन लोगों ने उस समय उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी। हो सकता है तो लेखक ने क्या रीज़न लिखा कि बादलों की गरज में और बिजली की तड़प में, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, भयंकर आवाज़ करते हैं, तो शायद आपने कुछ नहीं सुना हो। लेकिन किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबा सकती। लेकिन अब बारिश रुकी चुकी है, और जब बारिश रुकती है ना, बंद हो जाती है, तो बहुत सारे झिंगुर बोलने, झिंग, देख रहे हैं आपने बरसात के दिनों में कितनी सारी आवाज़ें होती हैं, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, आवाज़, वो झिंगुर, कीड़े मकोड़े बोलने लगते हैं। झिंगुर की झंकार, झिंगुर एक कीड़ा होता है, ठीक है, और उसको झंकार जैसी आवाज़ करता है। और दादुर कहते हैं मेढकों को, दादुरों की टर मेढक बोलने लगते हैं ना, पानी भर गया तो मेढक टर टर बोलेंगे। तो ये सब भी क्या होते हैं, अपने इतने कोलाहल हो जाता है कीड़ों की आवाज़ का, मेढकों के बोलने का, तो ये सब भी उनकी आवाज़ को, उनकी संगीत को अपने में डुबो नहीं सकते। हो सकता है बादलों की गर्जना में और बिजली के चमकने की आवाज़ में आपने उनका संगीत ना सुना हो, लेकिन अब बारिश थम चुकी है, तो ये जो कीड़े मकोड़े मेढक बोल रहे हैं ना, आवाज़ कर रहे हैं, इनकी आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को छुपा नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। उनकी खंजड़ी, ठीक है, खंजड़ी क्या होता है, देखो खंजड़ी आपने देखा होगा, इस तरह का एक गोल सा, एक थाली जैसी नहीं होती है, वहाँ पे उसको बजाते हैं ऐसे करके, इसमें बजाने वाले लगे रहते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे भी ऐसे करके भी बजाते रहते हैं उसको, ठीक है। एक वो भी होता है ऐसे करके बजाने वाला, तो उसे कहते हैं खंजड़ी। डिमक डिमक उनकी बज रही है। वैसे खंजड़ी तो यही होता है कि वो एक प्लेट जैसी वो होती है, उसमें जैसे ढोलक की तरह वो लगा होता है, और उसको ऐसे करके ताल देकर बजाते, तो उनकी खंजड़ी जो है वो डिमक डिमक बज रही है। किसकी? बाल गोविंद भगत की। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ, उनका गाना है भाई ये, ठीक है। गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना, ठीक है। तो क्या गाते हैं वो? ऐसे ही गाते हैं, उनके गाने तो हमारी भी समझ में नहीं आएंगे। तो क्या गाते हैं वो? गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। क्या गाने का क्या अर्थ है कि पिया तो गोद में ही बैठे हैं, और लेकिन वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता हो। तो उन्होंने गाने लगते हैं कि भाई, तुम जो कोई गाने के बोल वो गाने लगते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब तो सब कुछ तुम्हारे पास में है, फिर भी तुम क्यों गा रहे हो। या और उसमें अकस्मात जब ऐसे स्वर सुनते हैं लोग, जो गांव के लोग हैं, उनके रात के 12 बजे आधी रात में लोग ऐसे स्वर सुनते हैं उनके, तो वो क्या करते हैं, चौंक उठते हैं, चिहुक उठते हैं, यानी कि चौंक उठते हैं। और अंधेरी रात में, भादों की अंधेरी रात में उनके स्वर लोगों को ऐसे लगते हैं अचानक से जैसे बिजली
कौंधी हो, बिजली गिरी हो, कहीं पे बिजली ने आवाज़ की हो, ऐसा लगता है अचानक से। वही अचानक से लोग सोए पड़े, सुनसान है, सब सन्नाटा, आधी रात की बात है, और अचानक कोई गाने लगेगा तो ऐसे लगेगा जैसे लोगों को ऐसे लगता है जैसे अभी अभी बिजली कहीं गिरी हो, ठीक है। और सारे लोग क्या करते हैं, चौंक जाते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए हमारा यही था। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत की और कौन कौन सी विशेषताएं थी और उनको साधु क्यों कहा जाता था। तो हमने पहले उनके बारे में पढ़ा, बाल गोविंद भगत के वो किस तरह से संगीत। अभी आज हमने क्या पढ़ा, सीधे सीधे बाल गोविंद भगत किस तरह गाते थे, ठीक है, क्यों उनका स्वर कैसा था जो लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। धान की रोपाई के बारे में पढ़ा हमने, आषाढ़ के महीने के बारे में पढ़ा, आषाढ़ के महीने में क्या होता है, हमने भादों की रात में वो क्या करते थे, भादों के महीने में वो क्या करते थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक